नमस्कार, मैं राजशेखर मालवी, सीईओ प्रोमोडोम कम्युनिकेशंस, आप लोगों से आज जुड़ रहा हूँ इस द हिंदी प्लस के माध्यम से। लॉकडाउन का समय है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लॉकडाउन है, लेकिन अभिव्यक्ति पे और संवाद पे कोई लॉकडाउन नहीं है। तो ये आज हमारा संवाद हम कर रहे हैं विज्ञापन के दबाव में भाषाई समृद्धि, और ये हिंदी के संदर्भ में हम कर रहे हैं। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मेरे दिमाग में है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अ, एक छोटा सा एक बैकग्राउंड कि मैं मेरी शुरुआत हुई थी स्कूलिंग की लखनऊ में एक हिंदी मीडियम स्कूल से, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि 7वीं के बाद अचानक मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, उसमें चला गया। और शुरू में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अंग्रेज़ी सीखी। और वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी लखनऊ में कि, और वो मेरे ख्याल से पहला परिचय था एक मानसिक दास्ता से, कि लोग कहते थे आई एम वेरी वीक इन हिंदी एंड आई ओनली गॉट 34% मार्क्स और 36% मार्क्स और 40% मार्क्स। तो ये एक फैशन स्टेटमेंट था वहाँ पे कि मुझे हिंदी नहीं आती। ये इससे मेरा हमेशा एक बहुत बड़ा विरोध रहा है। उसके बाद आगे चल के मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, एमबीए किया, दोनों भाषाएं सीखी, हिंदी अंग्रेज़ी, थोड़ी बहुत उर्दू भी, क्योंकि लखनऊ में उर्दू का काफ़ी माहौल है। तो मैंने जो जब जब एमबीए करने के बाद मैं दिल्ली आया और एडवर्टाइजिंग में आया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लोग बहुत अंग्रेज़ी किस्म की एडवर्टाइजिंग थी उन दिनों, थी कि जो कि आम आदमी से जुड़ती नहीं थी। और जो अंग्रेज़ी लोग बोलते भी थे, वो बहुत एक्सेंटेड किस्म की अंग्रेज़ी बोलते थे, जैसे कि वो सीधे अभी ब्रिटेन या अमेरिका से आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके की अंग्रेज़ी हम लोगों से उसका जुड़ाव होना तो बड़ा मुश्किल ही था। और दूसरी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई थी उन दिनों मेरे साथ में, कि मेरे पास हिंदी की भी किताबें थी, घर पे अंग्रेज़ी की भी थी, मैं पढ़ता था, पढ़ने में हमेशा से रुचि रही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि कुछ मेरे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कॉलीग्स मेरे घर आए, उन्होंने देखा मेरे बुक शेल्फ में कुछ श्रीलाल शुक्ल और साहिर विद्यानवी, इस तरीके की किताब हैं। तो वो मेरे ऊपर हंसने लगे कि तुम हिंदी पढ़ते हो। अब मैंने कहा, भाई, हिंदी मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा है। अंग्रेज़ी मेरे व्यापार की भाषा है। तो अंग्रेज़ी मैंने सीख ली है, आप लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन हिंदी मेरी मूल भाषा है, मेरी मातृभाषा है। तो वो मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ, इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन एक स्लेवरी माइंडसेट हमारे यहाँ एक तरीके से प्रचलित किया गया, और काफ़ी दिनों से प्रचलन में रहा, कि आज भी जब एडवर्टाइजिंग बिजनेस में मीडिया प्लान्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जब प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न मीडिया की बात होती है, तो जहाँ पे लैंग्वेज आता है, वहाँ पे आता है इंडियन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर्स। तो वर्नाकुलर एक टर्म यूज़ किया जाता है जो कि सारी हिंदुस्तानी भारतीय भाषाओं के बारे में एक टर्म लोग यूज़ करते हैं। वर्नाकुलर, अगर आप अंग्रेज़ी में इसका सही अर्थ समझें, तो वर्नाकुलर एक डेरोगेटरी टर्म है। ये एक जो ब्रिटिश मास्टर्स थे हमारे, उनके लिए, उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, हमारे लिए एक नेटिव की लैंग्वेज है, उसका टर्म है। तो ये नेटिव्स, जिनको, जो कि उनके स्लेव थे एक तरीके से, वो अ, उनकी उनकी लैंग्वेज थी, इसलिए वर्नाकुलर यूज़ करते हैं लोग, आज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेंटल स्लेवरी अभी तक हमारी गई नहीं है। और मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई इसी मेंटल स्लेवरी से रही है। लोगों को पता नहीं है कि हमारी जो ये भारतीय भाषाएं हैं, वो कितना बड़ा खजाना है। वो कुछ ऐसा ही है जैसे कि मृग को पता नहीं होता है कि कस्तूरी क्या है, कि उसके पास कस्तूरी है, और वो सारी तरफ ढूंढता फिरता है। वैसे ही हमको भी अपनी जो सारी भाषाएं हैं,
उसके अंदर जो संपदा है और जो अभिव्यक्ति के भिन्न आयाम हमको मिल सकते हैं, वो उसको हमने पूरी तरीके से उसको ठीक तरीके से कभी भी एक्सप्लोर किया ही नहीं है। और अब देखिए, जैसे मैं इसलिए कहता हूँ भारतीय भाषाओं को, सारी भारतीय भाषाओं को लेकर के, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने हिंदी पढ़ी है, हिंदी पढ़ता रहा हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। लेकिन क्या मुझे तमिल के सबसे अच्छे साहित्यकारों के काम के बारे में कोई जानकारी है? क्या तमिल के जो बेहतरीन साहित्यकार हैं, जो बेहतरीन लेखक हैं, पुराने या आज के, उनका काम मुझे हिंदी में उपलब्ध हो सकता है? या मराठी वालों का या बंगाली वालों का? ठीक है, शरद चंद्र की काफ़ी कहानियाँ हिंदी में उनका अनुवाद हुआ, प्रकाशित हुई, शरद चंद्र थोड़े से प्रसिद्ध हो गए, कुछ और बंगाली लेखक वगैरह प्रसिद्ध हो गए, कुछ और थोड़े बहुत इधर उधर के पंजाबी उड़िया वगैरह वाले। लेकिन पूरी तरीके से एक राष्ट्रीय मंच सारी भाषाओं को मिला हो, आज तक ये हुआ नहीं। और ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है कि हम कर पाएँ, चाहे हम द हिंदी प्लस के माध्यम से कर पाएँ या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर पाएँ, क्योंकि ये हिंदी को लेकर के जो ये हिंदी या इंडियन लैंग्वेजेस को लेकर के जो ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये जो मेंटल स्लेवरी है, इससे हमें जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप देखें आज की तारीख में, अंग्रेज़ी जो बोलते हैं या अंग्रेज़ी में जिनका व्यवहार रहता है, वो धीरे धीरे डिस्कोर्स से बाहर होते जा रहे हैं। जिनके पास आज सत्ता है वो भी हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेज़ी नहीं बोलते। जो अंग्रेज़ी का जिनका डिस्कोर्स होता था और जो सोचते थे कि वो भारत का दिशा निर्देश करेंगे, आज भी, कल भी और आने वाले कल में भी, वो अब धीमे धीमे दे आर गोइंग आउट ऑफ सर्कुलेशन। उनको आजकल कोई रिकग्निशन नहीं देता है, कोई उनको बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है। और ये उनकी कुंठा का भी कारण है, जिसके बहुत सारे आपको एविडेंस दिखाई पड़ते हैं इन द पब्लिक डिस्कोर्स। तो ये एक चीज़ है कि आपको अब धीमे धीमे लोगों को अपनी भाषा पे गर्व होना शुरू हो गया है। और क्या हुआ कि 90 के दशक में पीयूष पांडे जैसे लोग आ गए एडवर्टाइजिंग में, और 90 के दशक में ही फिल्म की दुनिया में भी काफ़ी ऐसा सिनेमा बनने लग गया जिसमें कि जो अगर आप 80 के पहले की फिल्में देखें, बड़ी ज़बरदस्त उर्दू वाली फिल्में होती थी कि मतलब आम आदमी को डायलॉग समझ ना पाए। अब जो आम बोलचाल की भाषा है, जो हम स्कूल कॉलेज कैंटीन में बोलते हैं, जो हम ऑफिसेज में आपस में बात करते हैं, जो हम सड़क पे पान की दुकान पे खड़े होकर के या चाय की दुकान पे बैठ कर के बात करते हैं, वैसी भाषा में आजकल डायलॉग भी होते हैं फिल्म्स के। तो ये जो एक ट्रांजिशन हुआ है, और मतलब पंजाबी भी लोग बोल देंगे फिल्म में, भोजपुरी और मैथिली भी आ जाएगी, रीजनल कुछ टच आ जाएगा, काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, पंजाबी काफ़ी इस्तेमाल होती है हमारी फिल्मों के डायलॉग्स में। तो एक ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और हमें मतलब हमारे लिए बड़ा आवश्यक है कि हम इसको आगे ले जाएं, हम अंग्रेज़ी के दास न बने रहें। अभी भी बहुत सारा सरकारी काम अंग्रेज़ी में होता है, हमें उससे भी बाहर निकलना चाहिए। मेरे साथ कई अनुभव हुए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के 2013 के इलेक्शन कैंपेन के लिए जब हम प्रेजेंट कर रहे थे, तो मुझे बताया वहाँ पे जो लोग थे कि बहुत सारी और एजेंसीज भी आई हैं, आपकी एजेंसी भी है, लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है कि जब आप गडकरी साहब को प्रेजेंट करें तो आप हिंदी में बोलें, क्योंकि बाकी सब तो अंग्रेज़ी में बोलेंगे। आपका पूरा प्रेजेंटेशन अंग्रेज़ी में भले ही लिखा हो, लेकिन गडकरी साहब के साथ जो 30 और लोग बैठे हैं वो सब हिंदी जानते हैं, अंग्रेज़ी में बहुत पारंगत नहीं है।
तो आप हिंदी में बोले। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में किया और वो मेरे लिए एडवांटेज रही, क्योंकि मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। अंग्रेज़ी में भले ही स्लाइड्स जा रही हों, लेकिन मैं सारा कुछ हिंदी में बोल रहा था और उसका मुझे फ़ायदा मिला। ऐसे ही मुझे फ़ायदा मिला था 2008 में, जब मैं उमर अब्दुल्ला के साथ उनका इलेक्शन कैंपेन हैंडल कर रहा था। और बीच में आदत है, अंग्रेज़ी आ जाती है बीच में, क्योंकि ये एक आदत सी पड़ गई है। बीच में कभी अंग्रेज़ी बोलो, कभी हिंदी बोलो, कभी कुछ बोलो। तो मैंने बीच में कुछ अंग्रेज़ी में बोल दिया, जब मैं प्रेजेंट कर रहा था उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम को। तो उनकी टीम में एक अब्दुल रहीम रादर साहब थे, जो कि उनके बाद में उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी बने और जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी थे जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। तो उन्होंने अचानक मुझे रोक दिया, मुझे कहा, राजशेखर जी आप उर्दू ठीक ठाक बोलते हैं, तो उर्दू में ही कंटिन्यू करिए, नहीं ये अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी बीच में क्यों लाते हैं, हमको समझ में नहीं आती। तो ये एक जो भारतीय भाषाओं को जो लोगों के अंदर थोड़ा सा जो अपनी भारतीय भाषाओं को लेकर के लगाव और गर्व है, उसके मुझे बहुत सारे प्रमाण मिलते रहे हैं। और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। 1999 में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में 1 साल के लिए मार्केटिंग कोर्स पढ़ाया था। अब हुआ क्या कि जो पहले दिन मैं क्लास में गया, तो वो इंट्रोडक्शन था और उसमें सब लोग अपने अपने आप के बारे में बता रहे थे, सारे लड़के लड़कियां। दे वर ऑल यंगस्टर्स, 20, 21, 22, 23 साल के। तो थोड़ी देर बाद मेरी आंख, मेरी निगाहें जो थी वो एक ग्रुप पे गई। वो 5-6 लड़के बैठे हुए थे एक कोने में, थोड़े सहमे हुए। मैं समझ गया कि ये हिंदी पट्टी के लड़के हैं और यहाँ पे ये अंग्रेज़ी में इन लोगों के सामने बोल नहीं पाएंगे, और इसलिए ये अपना परिचय देने में भी घबरा रहे हैं। मैं क्योंकि वहीं से हूँ, मुझे मालूम था, मैं उनका दर्द समझ सकता था। तो मैंने एक लड़के को बोला, उठो भाई। तो वो डरते डरते उठा। फिर वो, मैंने पूछा क्या हुआ, कहने नहीं सर, वो सर। मैंने कहा ऐसा है, हिंदी में बोलो, अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, हिंदी में बोलो। तो उन 5-6 लड़कों ने हिंदी में बोलना शुरू किया और वो लड़के मेरे लिए उस कोर्स में एक तरीके से मेरा एक पर्सनल प्रोजेक्ट बन गए। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा उनके लिए संघर्ष भी करना पड़ा कि इंस्टीट्यूट उनको हिंदी में एग्ज़ाम राइट करने की परमिशन दे। वो सब किया हमने। और उन लड़कों ने एग्ज़ाम्स तो अच्छी तरीके से क्लियर किए, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त करी जीवन में। दिनेश गौतम था उनमें से एक लड़का, जो कि खंडवा से था। मध्य प्रदेश में एक जगह है खंडवा, जो कि इस बात के लिए ज़्यादा फेमस है कि किशोर कुमार, जो मशहूर गायक थे किशोर दा, वो वहाँ से थे। तो दिनेश खंडवा से था और वो न्यूज़ रीडर बन गया। जी में रहा, सहारा में रहा, और भी कई चैनल्स में रहा। आजकल कहाँ है, किसी चैनल में ही काम कर रहा है, शायद JNK टीवी में काम कर रहा है या कहाँ काम कर रहा है, मुझे नहीं याद है। लेकिन वो एक काफ़ी सफल न्यूज़ एंकर है टेलीविज़न में। एक और लड़का था विकास, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन में चला गया। उसकी फिल्म्स को फ्रांस और जर्मनी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल्स हुए, वहाँ पे अवार्ड्स मिले। और 2-3 लड़के थे जो कि और अलग अलग कंपनियों में चले गए, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा किया। एक अपने पिता के व्यापार में वापस चला गया, ठीक है। तो लेकिन वो था कि जो उनके अंदर डर था कि हम हिंदी नहीं बोल सकते, तो हम हीन किस्म के व्यक्ति हैं, वो मैं उनके मन से निकलवा पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। ये मेरा एक, समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा मेरा जीवन का एक बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि है कि मैं उन 5-6 लड़कों को आत्मविश्वास दे पाया कि भाई अगर अंग्रेज़ी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। तौर पे यही सोचा जाता है, अंग्रेज़ी नहीं आती तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये एक हमें धारणा जो है, ये बदलने की बहुत आवश्यकता है कि भाई अंग्रेज़ी नहीं आती तो आगे बढ़ने का कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते आप करियर के मामले में। अब देखिए, कई देश हैं दुनिया में, चीन है हमारा पड़ोसी देश, क्या वहाँ के लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं? मैंने सुना है कि वहाँ पे लोग
अंग्रेज़ी नहीं जानते, और बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि बात हो रही थी कि वो वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट करना चाहते हैं, तो अपने लोगों को चाहते हैं अंग्रेज़ी पढ़ाएं, और ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन चीन में अंग्रेज़ी का इतना प्रचलन नहीं, वो अपनी भाषा को लेकर के ही विश्व व्यापार में इतने आगे बढ़े हुए हैं। तो क्यों हम इतना अंग्रेज़ी के प्रति हम अपनी मतलब दास्ता, जो मैं कहता हूँ, ये दासी प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति है, इसको क्यों नहीं कम करते? ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना बहुत कम हो गया है। आजकल ज़्यादातर लोग सुनते हैं, और बस उसी वो जो सुना उन्होंने, उसी को सुन करके वो सोचते हैं उन्होंने भाषा सीख ली। ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है बहुत पहले स्कूल में म्यूज़िक टीचर हुआ करते थे, हम भी थोड़ा बहुत सीखते थे। तो कोई आया था उनसे सीखने के लिए, उनसे उससे कहा कि आप गा के सुनाइए, तो उन्होंने सुनाया। तो 2-3 मिनट ही उस उन्होंने गाया होगा, और जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आपने किसी से म्यूज़िक प्रॉपर्ली सीखा नहीं है, आपने शिक्षा नहीं ली है संगीत की। तो उस विद्यार्थी ने कहा, क्यों, आप क्यों कह रहे हैं? कहने लगा, आपके गाने से लगता है कि आपने सुन के सीखा है, आपने स्वर ज्ञान लेकर के नहीं सीखा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि मुझे भाषा के मामले में भी समझ, मैं देखता हूँ कि कोई लिखता है अफवाह, अफवाह नहीं लिखता पूरा शब्द, लोग लिखते हैं गाली गलौच, जबकि सही उच्चारण है गाली गलौज या पागलपंती। पागलपंथी हमने सुना था, हम जहाँ से हैं, हम लखनऊ इलाहाबाद से, तो हमने कभी पागलपंती तो नहीं सुना। तो इस तरीके से लोग जब सुना सुनाया जो होता है उसको फिर लिखने लगते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। और इसीलिए आप अगर देखें तो कई जगह पे हिंदी जो लिखी जाती है वो ठीक ठाक नहीं लिखी जाती। आजकल अखबारों में भी ऐसे ही होता है, हिंदी या कोई और भी भाषा, अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी नहीं लिखी जाती। लेकिन हिंदी तो कुछ ही चुनिंदा अखबार हैं जिनमें बिल्कुल सही अंग्रेज़ी लिखी जाती है। और एक वो जो मिक्स्ड अंग्रेज़ी आ गई है न्यूज़ चैनल्स की वजह से, वो मिक्स्ड हिंदी, हिंदी और अंग्रेज़ी का जो मिश्रण अजीब सा कर दिया है उन्होंने, उसकी वजह से कई बार बड़ी हास्यास्पद चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि फिर वही बात है कि लोग सुन करके ही सारा कुछ करते हैं। अब अंग्रेज़ी चैनल्स पे मैं सुनता हूँ कि वो दिस इज़ न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम छापरा, और छापरा मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि ये छापरा कहाँ है, और फिर पता चलता है कि वो छपरा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बिहार में है, या वो कहते हैं सहारनपुर, और जबकि वो बात कर रहे होते हैं सहारनपुर की, जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो पढ़ने के ऊपर, किताब पढ़ने के ऊपर, भाषा को पढ़ने के ऊपर, भाषा को समझने के ऊपर जो जोर एक ज़माने में, खास करके जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तब काफ़ी था, जो अभी कम हुआ है, उस वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द का कारण है। और विज्ञापन की दुनिया में तो मैं ये बहुत देखता हूँ कि बस वो कुछ एक दो तीन स्मार्ट फ्रेजेस अगर आपने कॉइन कर दिए तो आप राइटर बन गए। आपको जब थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ा तो आपके लिए मुश्किल हो गया, आप नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसलिए भाषा का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक हो जाता है, नहीं तो आप गलतियां करते रहेंगे, आपकी गलतियां सुधरेंगी भी नहीं, आप सुधार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सही चीज़ पढ़ेंगे नहीं। एक मतलब पढ़ने पढ़ने की क्यों ज़रूरत होती है? मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी जिसमें गुलजार साहब थे, वो स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे और राइटिंग के बारे में जनरली बात कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पढ़ो 10 तो लिखो एक। और उन्होंने कहा कि मैं करता क्या हूँ, मैं इस नियम को अमल करता हूँ अपने जीवन में। मैं अपने दफ्तर में सुबह 10 बजे, 10:30 बजे जाके बैठ जाता हूँ,
और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और जब पढ़ता हूँ भिन्न भिन्न लेखकों को, तो मेरे भी मन में आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं। मेरी भी भाषा बेहतर होती है, मेरा भी जो मेरी अभिव्यक्ति है वो बेहतर होती है। तो जब गुलजार जैसा नामचीन लेखक ये कह सकता है इस उम्र में कि मैं पढ़ता हूँ, तो जो आज के तारीख में जो लोग शुरू कर रहे हैं लिखना, वो अगर पढ़ेंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही जो ये लोग पढ़ते नहीं हैं और हिंदी को थोड़ा सा हिकारत की नज़र से देखते हैं, उसका एक उदाहरण ये भी है कि अभी लॉकडाउन शुरू हुआ तो मेरे दिल में बड़े दिनों से ये था कि मैं रश्मि रथी जो दिनकर जी की है वो फिर से पढूं। अब बाहर जाकर के एक नई प्रति खरीदने का तो कोई चांस था नहीं, तो मैंने सोचा कि इंटरनेट पे सर्च करूं। मैंने सर्च किया और जो पहला संस्करण था जो कि 1953 में छपा था वो मिल गया, पीडीएफ मिल गई उसकी, वो मैंने डाउनलोड कर ली। अब उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य, वो तथ्य ये था, उसमें लिखा था 1953 में उसका प्रकाशन हुआ, पहला संस्करण था वो, और उसका मूल्य था 5 रुपये। मैंने अपने एक मित्र से बताया तो उन्होंने कहा आज भी उसका मूल्य 100 रुपये है। अब विडंबना ये है हिंदी की कि अंग्रेज़ी की कोई बहुत ही साधारण कोई लेखक होगा, उसकी किताब भी जब बाज़ार में आएगी तो वो 500 रुपये की होगी। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा बेकार में, लेकिन कुछ हैं बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं नॉवलिस्ट्स, बहुत सतही किताबें लिख करके अंग्रेज़ी में, और उनकी भी किताब 400-500 रुपये की बिक जाती है एक कॉपी। और दिनकर जो कि हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, उनका महाकाव्य, उनकी सबसे उत्तम कृति रश्मि रथी आज भी 100 रुपये की मिल रही है, और 5 रुपये की थी वो ओरिजिनली 1953 में जब पहली बार वो प्रकाशित हुई थी। तो ये जो भी यहाँ पे द हिंदी प्लस से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरी बात को सुन पा रहे हैं इस वक्त, मैं उन सब से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग जो खुद हिंदी पढ़ें और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको ये हमारी भाषाएं जो हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं, मराठी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इनके ऊपर अगर हम ज़्यादा जोर डालेंगे तो बेहतर रहेगा देश के भविष्य के लिए भी। क्योंकि जब तक हम ये अंग्रेज़ी के पीछे पड़े रहेंगे, हम लोग बहुत बात करते हैं कि हमारी ये परंपरा रही है और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। आप विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे जब तक आप अपनी ही चीज़ों पे गर्व नहीं करेंगे। आप अपनी भाषा पे तो गर्व कर नहीं पाते, यानी कि आप अपने आप के ऊपर गर्व नहीं करते हैं। तो जब आप अपने आप के ऊपर गर्व नहीं करते तो आप दूसरे को क्या कुछ सिखा पाएंगे? क्या आप किसी और का गुरु बन पाएंगे? ये एक मैंने हमेशा से लोगों से प्रश्न किया है कि अ, कि भाई आप अगर जब अपनी चीज़ पे गुरु नहीं गर्व नहीं करते तो फिर कैसे? और ये एक तरुण गोस्वामी का प्रश्न आया है कि विज्ञापन की भरमार के दौर में आपको लगता है कि भाषाई माध्यमों को बल मिला है या इसके उलट अब भाषा को आगे आने के लिए और जोर लगाना पड़ रहा है? दरअसल क्या है कि तरुण, ये थोड़ा सतही होता जा रहा है। भाषा को प्लेटफॉर्म तो मिला है, क्योंकि अब आज की तारीख में अंग्रेज़ी में एडवर्टाइजिंग नहीं होती। इनफैक्ट 2004 में हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि एक अंग्रेज़ी का अखबार है, उसका आईपीओ आया था और हिंदुस्तान टाइम्स के आईपीओ का एड हिंदी में था। तो 2004 में, आज हम 2020 में बैठे हैं, तो ये जो विज्ञापन की भरमार है, इससे हिंदी को बल मिला है, लेकिन अच्छा काम बहुत कम हो रहा है। चल मेरी लूना जब पीयूष पांडे ने लिखा था, या ये मिले सो मेरा तुम्हारा जब उन्होंने लिखा था, तो ये शुरुआत का दौर था जब हिंदी में एडवर्टाइजिंग होनी शुरू हुई थी। अब उसके बाद से आज तक बीच में
आए हैं, लेकिन यदा कदा ही आते रहे। वो हर घर कुछ कहता है, या ठंडा मतलब कोका कोला, जो एक आम बोलचाल की भाषा वाले जो ये फ्रेज रहे हैं, या एक वो क्लोरमिंट का था, दोबारा मत पूछना, एक विज्ञापन आया था क्लोरमिंट का, दोबारा। अब इस तरीके के जो फ्रेजेस हैं वो आजकल के एडवर्टाइजिंग में पता नहीं क्यों उतनी स्ट्रांग नहीं आ रही। शायद लोग सोच नहीं रहे हैं और लिखते नहीं हैं। पूनम मालविया कह रही हैं, जो कि वो कह रही हैं कि भाषा को बर्बाद कर दिया आज के समाचार पत्रों में ने, शायद अच्छा पढ़ने वाले ही चुकते जा रहे हैं। देखिए, सारे समाचार पत्रों को एक ही उसमें पूनम एक ही स्वीप में लेना वो ठीक नहीं रहेगा। बहुत से समाचार पत्र ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन बहुत से समाचार पत्र ऐसे हैं जो कि जिनकी भाषा के बारे में अपनी एक नीति है और वो उस नीति से नहीं हटते। तो अब आपको ही देखना पड़ेगा जाकर के कि कौन से वो समाचार पत्र हैं जो कि अपनी नीति से नहीं हटते, उस पे ही कायम रहते हैं और अच्छी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अ, कुछ ऐसे हैं कि बहुत अंग्रेज़ी मिक्स्ड और ये और वो करते हैं, जिससे कि उनकी रीच बढ़ सके, लेकिन एक्चुअली मुझे ये लगता है कि उनकी रीच लिमिटेड होती जा रही है, क्योंकि वो ठीक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी रीच लिमिटेड होती जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही मिक्स्ड खिचड़ी सी भाषा का प्रयोग करते हैं। और खिचड़ी ठीक है, जब आप बीमार हों तो चल जाती है, लेकिन अंततः वो पौष्टिक भोजन तो नहीं होती है ना। अम, बीमारी के टाइम का वाला खाना और बिल्कुल जब आपकी सेहत ठीक ठाक हो तब का खाना, वो एक उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अब ये कुछ एक मेरे विचार थे, मैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता था। अगर कोई और थोड़ा सा समय बचा है, अगर कोई और हो प्रश्न, तो मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा, किसी और का अगर प्रश्न हो। चलिए, ये अभी काफ़ी हो गया, लगभग आधा घंटा हो गया, तो अब इसको ख़त्म करते हैं। और बस मेरा एक यही कहना था कि सभी लोगों से जो अभी देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, कि अ, आप हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा लिखने पढ़ने वाले हों, आप प्लीज़ कृपा करके अपनी भाषा को पहले मान दें। अपनी भाषा को पढ़ें, समझें और लिखें। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक बहुत आवश्यक चीज़ है। मैंने बहुत पहले एक रिसर्च पढ़ी थी, जो कि जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मैंने एक बहुत पहले रिसर्च पढ़ी थी, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। लेकिन क्या हुआ था कि केरला में एक उन्होंने स्टडी करी, दो सेट्स ऑफ कपल्स, एक सेट ऑफ कपल जिनके बच्चे होने वाले थे, उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को शुरू के पहले 4-5 साल सिर्फ मलयालम पढ़ाएं और मलयालम में बात करें, और कोई भाषा का प्रयोग उनके साथ ना करें। और दूसरे लोगों का कि आपको आज़ादी है, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी भाषा सिखाएं अपने बच्चों को। तो फिर उन बच्चों, जैसे जैसे वो बढ़ते गए, वो बच्चे, उन ग्रुप्स को उन्होंने ट्रैक किया, और फिर आगे पता चला कि जो बच्चे वो थे जिनको शुरू में सिर्फ उनकी अपनी मातृभाषा पढ़ाई गई, सिखाई गई, जिनसे सिर्फ उनके मातृभाषा में बात करी गई, उनके अंदर और भाषाएं सीखने की जो कैपेबिलिटी थी वो दूसरों से ज़्यादा थी। तो ये एक और कारण है अपनी भाषा को प्रेफर करने के लिए, अपनी भाषा पे जोर देने के लिए। और तरुण गोस्वामी एक और पूछ रहे हैं कि भाषाई स्तर पर आज के विज्ञापन की दुनिया को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, भाषाई स्तर पर आज के विज्ञापन की दुनिया में बहुत बहुत बेहतरीन काम नहीं हो रहा। अगर
100 एड्स आते हैं तो शायद 4 या 5 ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ, इसमें दोनों चीज़ें पावरफुल हैं, आइडिया और उसका एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर आइडिया पावरफुल है और उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है तो गड़बड़ है, और एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत है लेकिन आइडिया ही सत्य ही है तो वो भी गड़बड़ है। तो आज की तारीख में ये मतलब जो बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक्सप्रेशन, बहुत ही अच्छा अच्छी भाषा का प्रयोग। अच्छी भाषा से मेरा मतलब क्लिष्ट भाषा से नहीं है, मेरा मतलब है उस भाषा से जो कि कनेक्ट कर सके, जो कि लोगों के समझ में आ सके। तो अ, वैसा वैसा कम हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए। और उसका बस मेरे विचार से वही कारण है कि लोग बस सुन करके भाषा सीखते हैं। तो फिल्में देख ली तो उसमें, और टेलीविज़न पे सीरियल्स देख लिए तो उससे आपने सीख लिया। हम लोग जब छोटे थे तो हमें बताया जाता था भाई अंग्रेज़ी सीखनी है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, द स्टेट्समैन पढ़ो, इनकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी होती है। तो अब आज की तारीख में तो ये सब कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं, और सारी कुछ चीज़ें आपके इंटरनेट पे ही अवेलेबल हैं। लेकिन इंटरनेट पे भी बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, उसको ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें। और पूनम कह रही हैं कि क्या अच्छे पाठक और श्रोता समाप्त हो गए हैं? ऐसा नहीं है कि अच्छे पाठक और श्रोता समाप्त हो गए हैं, उनके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हो गए हैं। तो वो अ, मतलब एक तो वो डिवाइडेड है, दूसरे लोग का बहुत ही अजीब सी बात तो अक्सर लोग कहते हैं कि वी गिव टू द मार्केट व्हाट द मार्केट वांट्स। ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आएंगे मार्केट में और लोगों को एक अच्छी वजह बताएंगे कि आप ये प्रोडक्ट क्यों लें, तो लोग लेंगे। भाई देखिए, अभी पिछले कुछ सालों से बड़े डिफरेंट किस्म के टेलीविज़न सीरियल्स आ रहे हैं सारी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे। लेकिन अभी लॉकडाउन हुआ और रामायण, महाभारत, 7 करोड़ की व्यूअरशिप, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात। तो जो अच्छा कंटेंट होगा तो वो चलेगा। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे तो सीरियल्स आए थे, ये जो है ज़िंदगी, बुनियाद वगैरह। तो वो मैंने सुना है कि वो पुराने सीरियल्स मैं ज़्यादा देखता नहीं, मुझे टीवी देखने में ज़्यादा रुचि नहीं है, समय भी नहीं मिलता। मैंने सुना है कि वो सारे सीरियल्स भी वापस आ रहे हैं और उनको भी बड़ी अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि अच्छे पाठक और श्रोता समाप्त हो गए। हम सोचते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो विज्ञापन बनाते हैं, या जो न्यूज़ मीडिया में हैं, या कंटेंट क्रिएशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, हम सोचते हैं कि भाई हम चाट खिला देंगे लोगों को तो उससे तृप्ति हो जाएगी। चाट से तृप्ति नहीं मिलती, जायका मिलता है थोड़ी देर के लिए। तो आप चाट परोसते रहिए, थोड़े दिन बाद तो आदमी का मन भर जाएगा, क्योंकि उससे उसकी सेहत तो अच्छी होगी नहीं। वो चाट खा करके, चाट 2 दिन खा लेगा, 3 दिन खा लेगा, फिर वो आपसे पौष्टिक खाने का अनुरोध करेगा, आप पौष्टिक खाना दें। पंकज जी कह रहे हैं कि रीजनल भाषाओं को हिंदी फिल्मों में पहचान मिलने लगा है, ऐसा साहित्य और लेखन के साथ नहीं होता दिख रहा। हाँ, अब ये एक चीज़ है कि कोई ब्रिज नहीं है कि रीजनल भाषाओं को, भाषा और हिंदी के बीच में कोई हम ब्रिज क्रिएट करें बियॉन्ड द सिनेमा। इसीलिए मेरा जो विचार रहा है कि कोई अगर संस्था आगे आए जो कि ऐसा करे कि, जैसा मैंने पहले कहा था, कि मुझे मराठी का जो पुराना और आज का जो साहित्य है वो हिंदी में उपलब्ध कराइए, मैं पढ़ना चाहूँगा। उड़िया का पुराना और आज का साहित्य, तमिल का, और वैसे ही जो हिंदी में जो लोगों ने लिखा है, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हों, या श्रीलाल शुक्ल हों, या अमृतलाल नागर हों, उनका जो काम है वो आप दूसरी भाषाओं में
प्रकाशित करिए। तो उससे एक जो जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इंडिया वॉज नेवर अ कंट्री, भारत एक कोई एकीकृत राष्ट्र नहीं था। भारत है और भारत था हमेशा से। वो तो हमें ये 1000 years ऑफ स्लेवरी, उसने हमें काफ़ी बहुत सारी रीजनल आइडेंटिटीज़ दे दी। और अब एक और भी गलती कही है, क्या कही है, जब स्टेट्स बने 1947 के बाद तो सारे वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर बने। तो अब वो भी एक तरीके से कह लें कि लार्ज स्केल गेटोवाइजेशन हुआ था। अ, तो इसलिए ब्रिजेस नहीं बन पाए। ब्रिजेस, इनफैक्ट अगर आप देखें उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, वो एक बहुत ही विचित्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इस दुनिया के कई देशों से बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश में जो हम लखनऊ के लोग हैं, हम लोग की जो भाषा है उसका बुंदेलखंड या उधर गोरखपुर की तरफ अगर आप चले जाएं पूर्व में, या आप बरेली की तरफ चले जाएं, या फिर आगरा वगैरह की तरफ चले जाएं, मेरठ की तरफ चले जाएं, उससे कोई कनेक्ट नहीं है। अ, वो एक अलग अलग चार पांच अलग अलग भौगोलिक खंड, और अगर मैं भाषाई खंड भी कहूँ और सांस्कृतिक खंड भी कहूँ, तो चार पांच अलग अलग खंड हैं जिनको बस एक प्रदेश के बीच के स्वरूप में डाल दिया गया है। जो मेरठ में जिस तरीके से बात होती है उस तरीके से आप लखनऊ में बात करके तो दिखाइए, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। और लखनऊ में जिस तरीके से बात होती है बड़े अदब से, और उस तरीके के जो जिस तरीके से बात होती है वो मेरठ में लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा। तो और क्योंकि इलाहाबाद से हमारा नाता रहा है, वहाँ पे जाते थे, वो हमारी पैतृक भूमि है, तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग ही भाषा सुनने को मिलती थी लखनऊ से। तो ये एक जैसा जब हम उत्तर प्रदेश में ब्रिज नहीं बना पाए, तो हम नेशनल लेवल पे कैसे बनाएंगे? हमको ये एक बियॉन्ड सिनेमा एक कोई ब्रिज बनाना पड़ेगा। कि अब जब स्कूल कॉलेज में थे तो हमने विजय तेंदुलकर के प्लेस सखाराम बाइंडर वगैरह हिंदी में देखे, वो हिंदी में स्टेज हुए थे। अब क्या विजय तेंदुलकर के नाटक और भाषाओं में भी अनुवाद हुआ उनका? पूला देश पांडे एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार रहे हैं मराठी के, उनका मैंने हिंदी में अनुवाद किया हुआ उनके लेख पढ़े हैं। लेकिन तब धर्मयुग नाम की एक पत्रिका आती थी जिसमें ये सब प्रकाशित होते थे। आजकल उस तरीके की पत्रिकाएं नहीं आती, ना ही वो लोग उसमें उस तरफ कोई प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक समस्या है जो कि जिसका कुछ समाधान करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। अब ये एक मेरे सिर्फ अकेले के बस की बात तो नहीं है, बहुत इसमें बहुत सारी बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़ा पैसा और बहुत सारी रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। तो ये एक चीज़ है जो कि देखनी पड़ेगी। करीब 40 मिनट का समय हो गया, अगर कोई और सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे विराम करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों को जो जुड़े और जिन्होंने प्रश्न पूछे। आप लोगों से संवाद करने का फिर से अवसर मिले, इसकी मुझे आशा है। और बात करेंगे, फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए।